जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर में आपका आज का जो टॉपिक है वो है वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण। जानते हैं इसके बारे में कि ये चर्चा में क्यों रहा और क्यों इसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों चर्चा में रहने का इसका कारण है रूस ने हाल ही में इसको लेकर एक चेतावनी दी है कि शरद ऋतु आने वाली है। इस शरद ऋतु के मौसम में इस वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में वृद्धि हो सकती है। ठीक है। और इस वृद्धि का कारण क्या होगा, क्योंकि इस मौसम में तापमान हल्का रहता है, बारिश भी होती है इन क्षेत्रों में, जिसके कारण मच्छर पनपते हैं और मच्छर इस वायरस के फैलने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ये फैल सकता है। ऐसे में रूस की चेतावनी सावधानी रखने की ओर संकेत करती है, याद रखना है। अब जानते हैं कि वेस्ट नाइल वायरस क्या है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि फ्लेवी वायरस जीनस का ये सदस्य है। फ्लेवी विरिडे परिवार के जापानी इंसेफलाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका में, पश्चिमी एशिया में, उत्तरी अमेरिका में और मध्य पूर्व रूस में, मध्य पूर्व यूरोप में, याद रखेंगे, यहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये फैला हुआ होता है और ये बेसिकली वृद्ध लोगों को, या तो ये वृद्ध लोगों को या फिर बच्चों को और ऐसे लोग जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो कमज़ोर होती है, उन लोगों को ये प्रभावित करता है। ठीक है, उनको अपनी चपेट में लेता है और उनको ये नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि ये जो वायरस है वो सबसे पहले 1937 में देखा गया था। 1937 में इसकी उत्पत्ति हमें युगांडा से दिखाई पड़ती है। कहाँ से? युगांडा से। सबसे पहले ये युगांडा में देखा गया था। युगांडा का एक शहर है जिसका नाम है वेस्ट नाइजल, वेस्ट नाइल। तो वेस्ट नाइल जो शहर है युगांडा का, यहाँ पे ये सबसे पहले देखा गया और सबसे पहले एक महिला में पाया गया था। ठीक है, महिला में इसको देखा गया था, लेकिन इसकी पहचान जो वो 1953 में हुई थी। 1953 में कहाँ? जो नील नदी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौवा जो होता है, कौवे में सबसे पहले इसको पहचाना गया था। लेकिन 1997 में अंतिम रूप से ये कह दिया गया कि पक्षियों की प्रजातियों के लिए ये किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि रोगजनक नहीं है। तो ये वहाँ तो नहीं था, लेकिन बाद में इसको लेकर ये बात सामने आई कि इसका कारण मच्छर हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसके प्रसार का अगर माध्यम की बात करें तो इसका प्रसार का माध्यम मच्छर ही है। ठीक है, मच्छरों के कारण ये प्रसारित होता है और विशेष तौर पर कौन से मच्छर? तो याद रखेंगे क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं वो इसका संक्रमण फैलाते हैं। याद रखना है कि ये इस प्रकार से फैलता है। अच्छा, इसके बाद याद रखें तो इसका संक्रमण एक मच्छर से हो रहा है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि एक प्रकार से ये संक्रामक रोग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट नाइल वायरस क्या है, तो एक संक्रामक रोग का एक बोल सकते हैं रूप है ये। और मनुष्यों में ये न्यूरोलॉजिकल जो बीमारियां होती है उसका कारण बन सकता है। क्लियर? चलिए और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो इसके लक्षण जनरली ऐसे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सिर दर्द जो है वो इसका एक लक्षण है, बुखार होना इसका एक लक्षण है। इसके बाद आपकी त्वचा पर लालपन आ जाना या त्वचा लाल होना या सूजन आना, ये सब इसके क्या है? लक्षण हैं। और जब इस प्रकार के लक्षण होते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित व्यक्ति को क्या किया जाए? बहुत अच्छे से केयर किया जाए और कहीं न कहीं उसको बहुत देख-रेख की ज़रूरत होती है ना? ऐसे लक्षण कभी दिखते हैं तो। इसके उपचार की हम बात करें तो याद रखना है कि इसके उपचार को लेकर कोई टीका नहीं आया है। कोई टीका नहीं मिला है इसका अभी तक, लेकिन इससे बचने का तरीका है कि सावधानी रखी जाए, है ना? सावधानी रखी जाए, इससे बचने का तरीका यही है और मच्छरों को दूर रखा जाए, मच्छरों के काटने से बचे जाएँ। मच्छरों के काटने से अगर बचेंगे, तो कहीं न कहीं ये एक इम्पोर्टेंट इसके लिए उपचार साबित हो सकता है। जिस भी व्यक्ति को इस प्रकार का वायरस का अगर आपको लक्षण दिखते हैं, तो उसको तरल पदार्थ दें, श्वसन में सहायता दें और दूसरे जो संक्रामक रोग हैं, इन सब चीज़ों से उसको दूरी रखा के रखें। मतलब आज अच्छी केयर करके आप इस प्रकार के वायरस से बच सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ये आपका वेस्ट नाइल वायरस जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है अवनी लेखरा। दोस्तों ओलंपिक खत्म हुए, उसमें भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा इस बार और कहीं न कहीं इसके बाद पैरा ओलंपिक जो होते हैं वो चल रहे हैं। तो भारतीय पेरियल ओलंपिक जो खेल है इसमें राइफल शूटर हैं। कौन? अवनी लेखरा। ये इनके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी पैरा ओलंपिक जो है उसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है? और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई है। क्लियर? ये याद रखना आप लोगों को। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर याद रखना कि इन्होंने
2016 में रियो में स्वर्ण पदक विजेता थी चीन की एक खिलाड़ी जिनका नाम था क्यूपिंग झांग। क्या नाम था? क्यूपिंग झांग जो थी, उनको इस बार हरा दिया है और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। अवनी लेखरा जो है वो 19 वर्ष की हैं केवल, और 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। लेकिन इनके बारे में ये है कि 2012 में ये एक कार दुर्घटना में अपनी रीढ़ की हड्डी की चोट का सामना कर रही थी। कब? 2012 में। और कहीं ना कहीं इसके चलते इनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, और उसके बाद ये पैरा ओलंपिक में गई और आज स्वर्ण पदक जीत लिया है। इनके अलावा यदि हम बात करते हैं तो भारत की तरफ से दोस्तों कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इसमें अपने बोल सकते हैं स्वर्ण पदक जीता है। जैसे कि हम बात करें तो तैराक मुरलीकांत पेटकर, जिन्होंने 1972 में, भाला फेंकने वाले देवेंद्र झाझरिया 2004 और 2016 में, हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु 2016 के बाद किसी ने ऐसा ओलंपिक में पदक जीता है। मतलब ये ऐसी करने वाले चौथे भारतीय बन गए। क्लियर? जिसमें देवेंद्र झाझरिया जो है इन्होंने 2 बार जीता है, 2004 में और 2016 में, याद रखना है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर आप अवनी लेखरा के बारे में तो जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके बारे में भी जानिएगा कि मुरलीकांत पटेकर किस खेल से संबंधित है? तैराक से, है ना। देवेंद्र झाझरिया किससे संबंधित है? भाला फेंकने से। तो इसके बारे में भी जानिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक है फिट इंडिया मोबाइल ऐप। तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में, और आज हम बात कर रहे हैं फिट इंडिया मोबाइल ऐप के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वह हॉकी के जादूगर कहलाए गए। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो हम मनाते हैं, इस अवसर पर जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं खेल से संबंधित, उन्होंने फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। क्लियर? और ये फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो है, ये प्रत्येक भारतीय को मोबाइल के माध्यम से फिटनेस स्तर की जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर? ये जो ऐप होगा ये एंड्रॉयड माध्यम पे भी होगा, और iOS जो होता है एप्पल का, उसके लिए भी ये होगा। अंग्रेजी माध्यम में भी ये ऐप होगा और हिंदी माध्यम में भी होगा। ये दोनों माध्यमों में आपको भाषाओं में मिल सकता है ये। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अलावा कुछ चीज़ें भी आप जानिएगा कि जैसे कि आपके शरीर में जल की मात्रा हो, कैलोरी की मात्रा हो, नींद के घंटों की, इस सब की निगरानी भी ये एप्लीकेशन रखने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़, जब फिट इंडिया मोबाइल ऐप की बात हो रही है तो ये भी पॉसिबल है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके कि फिट इंडिया मूवमेंट क्या था। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो है, याद रखना है, फिट इंडिया मूवमेंट ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट की यदि हम बात करते हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था 29 अगस्त 2019 को। ठीक है? इसका उद्देश्य ये था कि फिटनेस को प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाए। तो यह क्वेश्चन मोबाइल ऐप का पूछ ले या फिट इंडिया मूवमेंट का पूछ ले, आप लोग याद रखिएगा दोनों किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक है। अगला टॉपिक आपका है बुद्ध देव गुहा। अभी जब हम इतनी चीज़ों को हमने डिस्कस किया तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बुद्ध देव गुहा, जो मधुकर जैसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध माने गए। किसके लिए? मधुकरी जैसी रचनाएं हैं उनके लिए प्रसिद्ध माने गए। और ये एक बंगला लेखक हैं, बंगला लेखक है, मतलब बंगाल के लेखक हैं। इनके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में 85 ईयर की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। क्लियर? इनका जन्म जो है वो 29 जून को हुआ था, 29 जून 1936 को हुआ था, कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप बता दीजिएगा कि बुद्ध देव गुहा जो है वो कलकत्ता में इनकी बोल सकते हैं जन्म हुआ था। और कलकत्ता के उस क्षेत्र में हुआ था जो अब बांग्लादेश में है। क्लियर? बांग्लादेश में रंगपुर और बारिसाल जिले जो हैं वहाँ पर ये बोल सकते हैं इनका बचपन बीता है। क्लियर? और इन्होंने, इनकी यदि हम बात करते हैं तो 1976 में इनको आनंद पुरस्कार, शिरोमन पुरस्कार, शरद पुरस्कार भी दिए गए हैं। क्लियर? और इनके उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, इनकी लघु कथाएं भी बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, और इनमें कहीं ना कहीं इनकी प्रशंसाएं देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये बुद्धदेव गुहा कौन थे। नेक्स्ट है आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की यदि हम बात करें तो जो केंद्र सरकार ने अभी मुद्रीकरण को लेकर बोल सकते हैं कि प्रस्ताव लेकर आए थे, उसको लेकर इसने अभी चिंता व्यक्त की है ना। इसलिए ये हाईलाइट रहा है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं। जो हिमालयन आपका रेलवे है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसका निर्माण जो है वो ब्रिटिश काल में हुआ था। 1879 और 1881 के बीच में ये निर्माण किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी में स्थित है।
क्लियर। और यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि जो ये क्षेत्र जो है ये पहाड़ी रेलवे का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका जो डिज़ाइन किया गया था वो पहाड़ी इलाके में एक प्रभावी रेल लिंक बनाने के लिए किया गया था। इसके संदर्भ में जो भी समस्याएँ आ रही थी वो उसका समाधान करने के लिए किया गया था और एक प्रकार से ये एक साहसिक और सरल इंजीनियरिंग के तौर पर इसको देखा गया था। 1999 में याद रखेंगे 1999 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था, है ना? किसको? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपको सेकंड भी देखना होगा कि भारत में कौन से और पर्वतीय रेलवे हैं जिनको आपने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो एक है आपका नीलगिरी पर्वतीय रेलवे जो तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में है। नीलगिरी की पहाड़ियों में है जिसको 2005 में घोषित किया और इसके अलावा है कालका शिमला रेलवे जो हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर पश्चिमी भारत में 2008 में इसको घोषित किया गया था एक धरोहर स्थल के तौर पर। यूनेस्को के धरोहर स्थल क्या होते हैं यदि इसके बारे में बात करें तो याद रखना कि एक ऐसा स्थान होता है जिसे यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक और भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। इसकी रखरखाव यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित होता है जिसे विश्व की संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को संरक्षण करने के लिए एक कन्वेंशन के तौर पर जाना जाता है जो कि 1972 में यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया था। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि भारत में लगभग 40 विश्व धरोहर स्थल हैं जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। करंट में अगर बात करें तो 2021 में 2 नए ऐसे स्थल जोड़े गए थे जिसमें एक धोलावीरा गुजरात में और एक रामप्पा मंदिर तेलंगाना जो है इसको जोड़ा गया है जिसके बारे में मैंने करंट अफेयर के अलग से लेक्चर्स में डिस्कस किया। आप चाहें तो नीचे दी गई लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उनमें, और उसके बाद इन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कि